Okay, good morning to all of you and welcome back. सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रहा है। अब ठीक है, अब आ रहा है साउंड। अब ओके चलो ठीक। हाँ तो what I was saying was that कुछ टाइम पहले before the summer holidays I had shared with you a small file and I suggested that if you really want to keep a close monitoring of how your things are shaping up and all, so it would be a good idea. तो मैंने एक फाइल शेयर किया था, अगर याद करके देखो। That was एक सेकंड। चलो एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्रॉम जय, मनन, कार्तिक, प्रत्यक्ष, शिवम, खुशी, आर्यन, रोहनवीर, आलोक। ओके, दे आर सेइंग कि हाँ चलो साउंड सही है। कुश जैन, ध्रुव पाठक। हाँ तो जो मैं कहता है, I had given you a file to keep a monitoring about your own performance अर्निंग। अब कई बार मैं 12th में आके कुछ हैबिट्स बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आई हैड विश्ड कि अगर सब लोग उसको फॉलो करते तो अच्छा रहता। आई डोंट नो वेदर यू हैव रियली इवन केप्ट ट्रैक ऑफ इट और नॉट। तो फिर से याद दिलाना चाहूंगा इज दैट कई बार हम लोग तैयारी करते करते ना बहुत माइक्रो लेवल पे देखते भी नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। वी गेट स्वेड बाय व्हाट अर्जेंट टास्क्स। अर्जेंट टास्क मतलब क्या होता है, जैसे कोई सीपीटी आ गया या कोई हाफ ईयरली आ गया या कोई फिटजी नारायणा या आकाश में कहीं पे कोई टेस्ट आ गया या एलएन का टेस्ट आ गया है ना, उसके सिलेबस के हिसाब से। सो वी एक्चुअली गेट स्वेड बाय या वी गेट what monitored or our preparation gets modified by these urgent tasks. But preparation is not based, preparation should not be on the basis of those urgent tasks. Preparation should be on the basis of a slightly broader horizon, in the sense about a long term task. तो वो long term task कई बार blurred हो जाता है। Reason being that maybe short term urgency जो है take over कर जाता है, that what remains in the mind or that occupies the space of the mind and we forget about the long term task. इसलिए मैंने बोला था कि एक छोटा सा प्रोग्रेस चार्ट बनाया करो एवरी वीक। दैट विल ऑलवेज हेल्प यू इन मॉनिटरिंग योर ओन प्रोग्रेस। तो मैं उस प्रोग्रेस चार्ट को एक बार दोबारा याद दिलाऊंगा, ठीक है ना। मैंने बोला था ये चार्ट बनाने के लिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जैसे एक एक सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स का हो गया, ऐसे केमिस्ट्री का हो गया, है ना, और ऐसे एक मैथ्स का भी बना लूं मान लो। कि एक तो टारगेट और अचीव, बस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। एक तो ये कि मेरा टारगेट इस वीक है क्या ना, इतना। तो अगर वो करते हो तो इन दैट केस क्या होता है ना, बल्कि आप तो और माइक्रो प्लान प्लानिंग कर सकते हो कि 11th का अलग से कर लो और एक 12th का कर लो, ठीक है ना। यानी सिंपल से एक शीट में, सिंपल से एक शीट में, जैसे ये मैथ्स हो गया, 11th टारगेट एंड अचीव, 12th टारगेट अचीव, ये मैथ्स का एक चार्ट बन गया। एक सिंगल पेज में बड़े आराम से बन जाता है, कोई ऐसे हाईफाई चार्ट भी नहीं है, बड़े सिंपल बन जाता है। तो जैसे मान लो तुमने टारगेट किया कि देखो हर हफ्ते जो है क्लास 11 के मैथ्स के कम से कम 100 क्वेश्चन मुझे करना, या चलो कम कर लो थोड़ा, 60-70 कर लो, 70 कर लो, चलो मेरी टारगेट क्या है ना 70। और 12th वाले के लिए क्या करना है ना, लेट से 130, है ना, तो लेट से 130। अब देखो कितना एक्चुअल तुमने अचीव किया, वो तो मोटा मोटा याद रहता है कि मैंने इस एक्सरसाइज के ये किया, उस एक्सरसाइज का वो किया। 2-3 बार तो बैठते हैं हम लोग एक टॉपिक को लेकर, एक दो बार तो थ्योरी भी पढ़ते हैं। तो therefore you know let's say achieve 60 and let's say achieve 100। तो पता तो चला ना कि आई एम गोइंग डेफिसिट बाय 10, आई एम गोइंग डेफिसिट बाय 30। अब नेक्स्ट वीक का जब प्लानिंग करोगे, देखो ये एवरी संडे मॉनिटरिंग होना चाहिए। नेक्स्ट वीक का जब प्लानिंग करोगे तो तुमको पता है कि मेरे 10 का डेफिसिट है, तो अगले हफ्ते 80 का टारगेट कर लो। मैं ही नहीं करूँ कि 80 अचीव करोगे, लेकिन एटलीस्ट माइंड में रहेगा
So other than the tasks that are coming up as an urgent basis, कि CPT आ गया और वो आ गया, ILN आ गया या कुछ FINCI का टेस्ट आ गया या कुछ और, अभी तो और भी टास्क आने वाले हैं, देखना धीरे धीरे आएंगे, है ना। अब जैसे फाइल सबमिट करना होगा तो वो सब चीजें भी आएंगी। ये अर्जेंट टास्क क्या होता है, टेक ओवर कर जाता है। तो वी फॉरगेट अबाउट द लॉन्ग टर्म टास्क दैट इज देयर इन आवर माइंड, और रादर दैट शुड बी देयर इन द माइंड। तो इससे अच्छा है कि भाई ये सब मॉनिटरिंग, अब अगले हफ्ते क्या करना, 10 बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पे 10 डेफिसिट। अब कर पाओगे नहीं कर पाओगे डिफरेंट मैटर। देखो दीज आर ऑल आइडियल टारगेट्स, लेकिन कम से कम माइंड में तो रहेगा ना। अदरवाइज क्या होता है, वीक बाय वीक निकल जाता है, एंड सडनली वी रियलाइज व्हेन क्वाइट अ फ्यू वीक्स हैव पास्ड, मान लो 10 वीक्स निकल गया, सडनली रियलाइज कर भाई 11 तो हमने केमिस्ट्री टच ही नहीं किया। क्यों भाई, केमिस्ट्री तो जल्दी भूलने वाला सब्जेक्ट है, तो इतने 1.5 महीने तक 10 वीक्स इज लाइक 2.5 मंथ्स, 2.5 मंथ्स तक 11th में केमिस्ट्री क्यों नहीं टच हुआ। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं हाथ में, तो इतने सारी चीजें का जो मॉनिटरिंग करना मुश्किल हो जाता है। जबकि इसको लेके अगर मुश्किल से 5 से मैक्सिमम 10 मिनट, मतलब मेरे ख्याल से 5 मिनट बहुत होता है, तो अगर मान लो 5 से मैक्सिमम 10 मिनट भी बैठोगे ना, तो यू विल ऑलवेज हैव द क्लैरिटी इन माइंड कि मैं क्या कर रहा हूँ। अर्जेंट टास्क ऑन ए डेली बेसिस होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर ऑन संडे डू दिस मॉनिटरिंग चार्ट फॉर योरसेल्फ, यू विल सी दैट यू विल स्टार्ट गेनिंग। ऐसे ही फिजिक्स का बना लो कि 11th का ऐसे और 12th का ऐसे, एक टारगेट और एक अचीव, एक टारगेट और एक अचीव। एक सिंगल पेज में बड़े आराम से देखना, सिंगल पेज में आ जाता है। और इसमें वीकली टारगेट, ये हो गया लेटेस्ट से, ये हफ्ता खत्म हो रहा है, आज 6 तारीख है, 7 8 हो गया, तो लेट्स से 9 8 से लेके 15 8 का टारगेट बना लिया। फिर अगले बार जब बैठोगे तो 16 8 से जो भी आएगा आगे तक, आगे का 22 8 या जो भी है, तो वीकली बेसिस में 10 मिनट बैठना होता है, लेकिन मेरा हॉरिजन हमेशा क्लियर रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, समझे ना। तो और मेरे ख्याल से तो 11th का रिवीजन वाला जो पार्ट है वो तो होना चाहिए पैरेलली, तो उसके लिए बिल्कुल सीरियली ऑर्डर कर लो। अगर रैंडम ऑर्डर में करोगे ना तो याद ही नहीं रहेगा कि कौन सा चैप्टर रिवाइज हो चुका अच्छे से एंड ऑल दोस थिंग्स। सो माय सजेशन वुड बी कि बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में 11 स्टार्ट कर दो, फर्स्ट चैप्टर से, या उल्टा कर लो लास्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट या लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करके सीरियल ऑर्डर में करते रहो, तो देखना बड़े आराम से रिवीजन हो जाता है कि एक हफ्ते में एक चैप्टर बहुत होता है। ये 15 हफ्ते है तो लाइक 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर में 3 to 4 मंथ्स के बीच में होता है। कई बार तो कुछ छोटे मोटे जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह तो 2 चैप्टर एक ही हफ्ते में निकल जाएगा, है या नहीं। या मोशन इन 1D और 2D के लिए क्या अलग से करना है, एक ही हफ्ते में निकल जाएगा। तो आई थिंक विद इन 3 मंथ्स यू विल सी कंप्लीट रिवीजन ऑफ 11। हड़बड़ी मत करो, विद इन 3 मंथ्स देखना कंप्लीट रिवीजन ऑफ 11th हो जाएगा, चाहे वो मैथ्स लो, चाहे फिजिक्स लो, चाहे केमिस्ट्री। बल्कि केमिस्ट्री के तो रिवीजन साइकिल्स और जल्दी जल्दी होने चाहिए, क्यों कि उसी में सबसे ज्यादा भूलने का टेंडेंसीज बनता है। और चक्कर क्या होता है ना कि अर्जेंट टास्क टेक ओवर कर जाते हैं और ये सब चीजें आता ही नहीं हमारे शेड्यूल, एंड समवेयर कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। आई मीन यू मे और मे नॉट बिलीव इट, बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जीते हैं प्रेजेंट के लिए और प्रेजेंट में ही जीते हैं, अच्छी बात है, वी शुड लिव विद द प्रेजेंट, फिलोसॉफी यही कहता है। लेकिन प्रेजेंट में जीते हुए एक फ्यूचर प्लेटफॉर्म भी बनाना इज इंपॉर्टेंट। तो मैं उस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच से बड़े अच्छे से तैयारी हो सकती है। मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फाइल शेयरिंग किया था, और उसमें 11th का मैंने नहीं बनाया था। अब मैं 11th का भी इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज नाउ इट इज गेटिंग मोर एंड मोर अर्जेंट ऑन ए स्लाइटली लॉन्गर हॉरिजन बेसिस कि 11th का भी अच्छे से रिवीजन हो। So I think even if you set a deadline of 1 chapter per week for 11, I think that would be comfortable. या अगर कोई बड़ा चैप्टर 2 वीक लगा लो, और अगर छोटे छोटे चैप्टर्स है तो 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके 1 वीक में करो, तो उससे क्या होता है, मॉनिटरिंग रहता है। और एंड ऑफ द वीक यू विल आल्सो अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, इस हफ्ते मैंने प्लान किया था क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी पावर, चलो वर्क एनर्जी पावर अच्छे से हो, ठीक, आई थिंक आई हैव डन अ डिसेंटली गुड जॉब, इस तरीके से। चलो एनीवे, बीच बीच में हमारा ड्यूटी होता है कि थोड़ा सा रिमाइंडर दिया जाए, है ना। I've just reminded you about this thing. कई बार, as I said earlier, and I will say once more, repeat it, with a repetition, is that कि कई बार urgent task के चक्कर में longer या broader horizontal नहीं, sorry, horizon, broader horizon वाले tasks कई बार lower priority में चला जाता है, urgent tasks take over कर जाता है। तो ठीक है, ऐसे नहीं कि urgent task को handle कर नहीं करना है, but yes, there should be a balance between the two, and often urgent tasks get more than required priority,
and longer term tasks often get less than required priority. तो वो नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। चलो, कुछ आज की क्या डेली टू डू लिस्ट हेल्प, ढंग से टाइम नहीं मिलता है। अक्षित से इसकी इतनी क्लासेस के बाद 12th का ही ढंग से टाइम नहीं मिलता। देखो, टू मच ऑफ माइक्रो प्लानिंग इज फ्रस्ट्रेटिंग। क्यों? अगर तुम आज डिसाइड करोगे कि चलो क्लास खत्म हो रहा है 1:30 बजे, तो मैं 2 बजे तक लंच कर लूंगा, 2 से 3 ये चैप्टर करूंगा, 3 से 4 ये करूंगा, 4 से फिर क्लासेस है, 8:30 बजे खत्म होगा, तो 8 से 9 डिनर कर लूंगा, 9 से 10 ये पढ़ूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, 11 से 12 ये करूंगा, 12 से 1 ये करूंगा, बस। यानी पूरा एकदम माइक्रो प्लानिंग, ये तो कभी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कभी भी नहीं हो पाएगा। पढ़ाई कोई वो नहीं है, कोई सिस्टमेटिक चीज नहीं है। पढ़ाई में कई बार स्लो होता है, फास्ट होता है, कई बार मूड सेट नहीं होता है, कई बार डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कई बार तमाम चीजें। तो therefore excessive micro planning should be avoided. Now the interesting question is from Kush is कि क्या daily to do list help? I mean, I'm not very comfortable with a stringent to do list on a daily basis, but maybe on a weekly basis make some deadlines कि ठीक है, इस बार फिजिक्स के वर्क एनर्जी पावर को कंप्लीट करना है या आधा करना है। कंप्लीट करना भी जरूरी नहीं है, अच्छे से करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो उस तरीके से तो आधा करना है। और केमिस्ट्री में मान लो नाइट्रोजन चैप्टर को कंप्लीट करना है, और मैथ्स में मान लो तुमको प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। चलो वो तो 12th का ही है। मान लो कोई और चैप्टर ले लो 11th का, जैसे मान लो पीएनसी ले लो, कि पीएनसी वाला कंप्लीट करना है, तो ये 11th के चैप्टर्स है। और 12th के चैप्टर्स में इस चैप्टर का ये वाला सोर्स, जैसे मैंने तो डिफाइन कर रखा है, जैसे फिजिक्स में पहले एचसी वर्मा कंप्लीट करो, फिर कुछ भी कर लो, जैसे फिट जीवीटी मॉड्यूल या बीएम शर्मा या डीसी पांडे, जो भी तुम लोगों के पास है, मतलब। और उसके बाद सिलेक्टेड थर्ड सोर्स ज्यादा नहीं करना चाहिए, सिलेक्टेड करना चाहिए। एंड इफ यू आर कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट दैट सिलेक्शन शुड बी, तो जनरली आई यूज द रूल ऑफ थंब, ये काम करो, जो थर्ड सोर्स है उसका मोर देन वन चॉइस जरूर कर लो। जैसे फिजिक्स का मैं डिफाइन कर देता हूँ, स्टार्ट विद एचसी वर्मा, कंप्लीट इट, इट्स इजी, दैट्स द बेसिक्स। फिर कुछ भी एक सोर्स ले लो, उस एक सोर्स में it could be either BM Sharma, it could be either DC Pandey, or it could be FITG module or BMC module or whatever module है। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा सोर्स कुछ भी हो, आई एम नॉट डिफाइनिंग इट, आई एम ओनली सेइंग दैट तीसरा सोर्स बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। मे बी यू कैन डू सिलेक्टिवली, जैसे अगर उस सोर्स में अच्छा इंटीजर टाइप है तो वो कर लो, है ना। लेकिन मोर देन वन और मोर देन वाला जरूर। तो ये 3 कर लो, तो इन दैट केस एक चैप्टर का लगभग ठीक ठाक हो जाता है। That's decently good enough coverage। अभी उससे ज्यादा जरूरत पड़ता नहीं, जो मेरा असेसमेंट है, क्योंकि और भी तो चैप्टर्स हैं। तो वंस यू डू दैट, तो यानी ये डिफाइन कर लो कि ये अगले 2 हफ्ते के अंदर ये करना, ये एक चैप्टर कंप्लीट करना। तो वो जब रहता है ना लिस्ट, ये टू डू लिस्ट एवरीडे वाला नहीं है, ये अगले 7 दिन के लिए ये चैप्टर्स डिफाइंड है। तो एवरीडे बेसिस पे वो लिस्ट देख सकते हो कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया। कि चलो ठीक है, केमिस्ट्री वाला तो इस हफ्ते का हो गया, फिजिक्स वाला तो अरे बाप रे स्टार्ट ही नहीं किया, चलो आज करता हूँ, नहीं तो डिले ना हो जाए। आज तो ऑलरेडी फ्राइडे हो चुका है और अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, तो डिले हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आज ही कर लेता हूँ। तो दैट शुड बी द अर्जेंसी ऑन अ डेली बेसिस। एकदम माइक्रो प्लानिंग कर लेते हैं ना हम लोग घंटे घंटे का, एंड ऑल दोस थिंग्स, उससे हो नहीं पाता। और जब हो नहीं पाता है ना, तो उल्टा हो जाता है, वी स्टार्ट हेटिंग दैट एक्टिविटी। इंस्टेड ऑफ दैट एक्टिविटी हेल्पिंग यू एंड गाइडिंग यू इन योर शेड्यूल, वो उल्टा हो जाता है, अरे क्या ये बेकार का चीज है, टाइम खराब होता है बस, और दिमाग खराब हो जाता है, कुछ होता तो है नहीं। तो सोचते हैं ये करेंगे, कुछ आधा भी नहीं हो पाता है, तो क्या बेकार चीज है, छोड़ो। तो ये फेलियर इज नॉट वेरी इंड्यूसिंग। लेकिन अगर मान लो ऑन द वीकली बेसिस अगर एक ओवरऑल वो है, और तुमको दिख रहा है कि हाँ फिजिक्स वाला कंप्लीट कर लिया था, 11th 12th भी हो गया, केमिस्ट्री का भी 11th और 12th हो गया, मैथ्स का 11th हो गया, 12th का थोड़ा बच गया, आजा चलो ठीक है, इतना सा रह गया ना, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते मेकअप करते हैं। तो अगले हफ्ते के जो ओवरऑल प्लानिंग है उसके अंदर वो इंक्लूड कर लो, सो दैट अगले हफ्ते प्रेशर बिल्डअप ना हो जाए, उसको एब्जॉर्ब करके कुछ एक माइनर एडजस्टमेंट कर लो। सो दैट इज मोर इंड्यूसिंग, क्योंकि उसमें सक्सेस दिखता है, 80%, 70%, 60%, 90% सक्सेस दिखता है, तो उससे और मोटिवेशन मिलता है। और अगर डेली बेसिस पे माइक्रो ज्यादा प्लानिंग कर लो, तो इन दैट केस का सक्सेस दिखता है, तो वी स्टार्ट हिटिंग दैट, सो लाइक इट्स नॉट वेरी पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो एनीवे, लेट्स कैरी ऑन नाउ। बीच बीच में थोड़ा सा
आई थिंक हम लोगों का भी ड्यूटी होता है टू रिमाइंड हमें, ठीक है ना। मे बी एक आध क्वेश्चन फटाफट ले लेता हूँ। ओके, नाउ देयर इज वन और टू रिक्वेस्ट, आई मीन कि नाम मत लेना लेकिन मेरा, लेकिन ये क्वेश्चन है, प्लीज इसका आंसर दे दो। दिव्यम हैज सेड कि ये लिस्ट वाला वीकेंड अप्रोच होने से याद आया क्या? नहीं नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ, इसका थोड़ा सा सुनो। वो जो लिस्ट मैंने बनाया था वो एक्चुअली मैंने दोनों बैचेस में दिए थे, 11th और 12th। तो 11th में ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट्स आर एक्चुअली डूइंग इट एंड सेंडिंग इट एवरी डे मींस एवरी संडे। तो एंड दैट इज समहाउ हेल्पिंग देम, इट सीम्स। क्यों? क्योंकि कई बार याद दिलाना नहीं पड़ता। देखो इसका बैरोमीटर क्या है कि मैंने अगर सपोज तुमको टास्क दिया कि अगले मंडे तक ये करके आना, सपोज, और मान लो तुम संडे मुझे याद दिलाते हो कि मैंने ना उस टास्क का 90% कर चुका हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट टास्क। और अगर मुझे संडे याद दिलाना पड़ा कि देखो मंडे का उन्होंने काम भी दे रखा है, तुमने कुछ किया भी है नहीं अभी तक, तो यानी तुम कर नहीं रहे हो, मुझे फोर्स करना पड़ा। दिस इज द बैरोमीटर ऑफ मेजरमेंट। तो मैं देख रहा हूँ कि 11th के ज्यादातर स्टूडेंट जो है खुद से मुझे संडे भेजते हैं बाय इवनिंग में, और संडे इवनिंग के लेट इवनिंग में मैं याद दिलाता हूँ फिर से कि भाई बहुत लोगों ने भेज दिया, कुछ लोगों ने नहीं भेजा, तो उसके बाद कुछ और लोग भी भेज देते हैं। तो दैट मींस इट इज गोइंग ऑन स्मूथ। एंड देखो 10-20% नहीं भेज रहे हैं ऑल, तो हो जाता है कई बार। कई बार कुछ लोग नहीं भेज रहे हैं, कई लोग, कुछ लोग तो बिल्कुल भेज ही नहीं रहे शुरू से ही। तो दैट्स द बैरोमीटर ऑफ मेजरिंग कि हाँ थिंग्स आर वर्किंग, एंड बिकॉज इट इज मोर और लेस वर्किंग इन अ पॉजिटिव वे, सो दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स आर डूइंग इट आल्सो। दैट्स माय पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। So therefore why not you also, you can also do the same thing, है ना। अच्छा, I will tell you the question that was asked is that कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या करें। देखो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना उससे ना स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता नहीं कि एम आई डूइंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट। तो जनरली सजेस्टेड ये रहता है कि एक साइकिल तो मेंटेन कर लो। देखो एक आध घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, डजंट मैटर। जैसे मान लो कोई जल्दी सो जाते हैं, तो मान लो 11 बजे सो रहा है सपोज, और किसी एक दिन सपोज 12 बजे सो जाता है, या किसी एक दिन सपोज 10 बजे सो जाता है, तो इट्स ओके। आई मीन बस बाकी डे उस हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। पर अगर किसी दिन 10 बजे सो गए, किसी दिन पता चला रात को 3 बजे सोए, किसी दिन पता चला रात को सोए नहीं, पूरे दिन सो गए, तो इट इज नॉट वेरी ग्रेटली पॉजिटिव, जो मैंने देखा है। इट्स बेटर टू मेंटेन अ सर्टेन शेड्यूल, कि जैसे मतलब रात को 11 बजे सो गए तो चलो 11 या उसके आसपास सो गए ऑन ए डेली बेसिस। 12-1 बजे तक सो रहे हो तो इन दैट केस उसी के आसपास एवरी डे। देखो 1 घंटा ऊपर नीचे डजंट मैटर। उससे क्या होता है ना, देखना बॉडी साइकिल बेटर मैनेजमेंट होता है, एंड यू आर आल्सो एबल टू प्लान बेटर। दैट्स माय सजेशन, ठीक है ना। चलो एनीवे, लेट्स हैव वन और टू क्वेश्चंस एंड देन लेट्स गेट अलोंग विद इट। आर्यन हैज आस्क्ड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर के जस्ट बाद में करना चाहिए या फिर 12th खत्म होने के बाद। देखो मेरा सजेशन रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। क्या हो गया? एचसीबी फर्स्ट, एक सोर्स और फर्स्ट, सेकंड बीएम शर्मा, डीसी पांडे, फिर जी बीएमसी, जो भी मॉड्यूल सेकंड हो गया, और एक थर्ड सोर्स से सिलेक्टिव। इसके बाद जनरली चैप्टर का लगभग बेस बन जाता है। तो आफ्टर दैट यू कैन डू पीवाईक्यूज, नो प्रॉब्लम, एकदम धड़ल्ले से शुरू कर दो। तो वो भी एक प्लानिंग का, वो भी एक रिवीजन का पार्ट डाल दो। भाई देखो 12th में अगर मान लो तुमको 100 क्वेश्चंस करना है इस वीक में, या मान लो 70 क्वेश्चंस करना है, तो यू कैन प्लान लाइक दिस ना, 30 क्वेश्चंस एज रिवीजन एंड 40 क्वेश्चंस एज फॉरवर्ड मूवमेंट। ये भी तो माइक्रो प्लानिंग हो सकता है ना। सो दैट इज समवेयर हेल्पफुल आल्सो। समर्थ has asked कि 11th की रिवीजन किस सोर्स से करना चाहिए। देखो व्हाट आई जनरली सजेस्ट इज दैट कि 11th का रिवीजन चाहे कुछ भी सोर्स से करो, उससे तो पहले करो जो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। बिकॉज आई एम श्योर यू मस्ट हैव मार्क्ड कि भाई मान लो एचसी वर्मा में 60 क्वेश्चंस थे, तो मे बी देयर वर 7 डाउट्स, लेट्स से। फिर तुमने सपोज बीएम शर्मा में मान लो 200 क्वेश्चंस थे, मे बी देयर वर 20 डाउट्स या 30 डाउट्स, लेट्स से। और मान लो थर्ड सोर्स किए थे, उसमें 100 क्वेश्चंस किए थे, मे बी लेट्स से देयर आर 20 डाउट्स। नंबर्स को ध्यान मत देना, थीम को समझो। व्हेन इज 7 प्लस 20 प्लस 20, तो 47 क्वेश्चंस तो हो गया। सबसे पहले तो वो 47 क्वेश्चंस करो। आई थिंक हफ्ता 10 दिन तो इसी में निकल जाएगा। 47 क्वेश्चंस को 1 घंटे में तो होने वाला है नहीं, तो देयरफॉर उसी में टाइम निकल जाएगा। एक चैप्टर का रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन तो उससे कर लो। उसके बाद अगर पीवाईक्यू कर चुके हो उस चैप्टर का पहले, वेरी गुड,
नहीं तो फिर PYQ से सेकंड ऑर्डर रिवीजन भी कर लो उस चैप्टर। तो देयर इज लॉट टू डू, नथिंग वेरी अनयूजुअल, ठीक है ना। चलो आई थिंक दिव्य में दास की सीपीटी का आंसर की इस बार नहीं आया, आ जाएगा, चिंता मत करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही दे दूं। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, दैट इज जय हैज आस्क्ड, लेकिन आगे के चैप्टर किए बिना कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आते हैं, तो उससे लास्ट में करें या कंप्लीट ऑल चैप्टर या फिर से साइड बाय साइड विद चैप्टर। आई डोंट नो व्हाट दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली इज अ प्रॉब्लम एरिया। द थिंग इज दैट देखो, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस, कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस तभी कर सकते हो जब वो चैप्टर खत्म हो चुका है, नहीं तो बीच बीच में अनकवर्ड एरिया से क्वेश्चन आता है, हमें पता नहीं चलता है, एंड देन वी गेट स्टक। तो देयरफॉर जनरली सजेस्टेड, जैसे मान लो अभी हम लोग फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स कर, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स वी हैव ऑलमोस्ट डन एवरीथिंग। अब जो हम लोग कर रहे हैं वो बस थोड़ा एप्लीकेशंस है, थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी इज कंप्लीट, ओनली वी आर डूइंग एग्जांपल्स ऑफ वेरियस काइंड्स। तो देयरफॉर रे ऑप्टिक्स आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं रे ऑप्टिक्स की बात कर, तो रे ऑप्टिक्स यू कैन स्टार्ट नाउ, और मे बी ऑलरेडी स्टार्टेड। तो पहले HC1 में कर लो, आई थिंक उसमें अराउंड 60-70 क्वेश्चंस है, फिर BM कोई सा भी कर लो, उसमें 200-250 क्वेश्चन होते हैं, तो दैट मींस अराउंड 300 तो यही हो गए। तो आई थिंक अगले 2 या 3 हफ्ते का तो काम फिक्स हो गया, फिर रे ऑप्टिक्स में कम से कम 2 हफ्ते तो लगेगा। तो देखो, देयर इज नथिंग यू नो कंफ्यूजिंग, डोंट वरी। ठीक है ना। अक्षिता सेठ की सीपीटी में तो AC ही ज्यादा था। कई बार ना EMI लीड्स टू AC, तो कई बार वो बाउंड्री बड़ा डिफिकल्ट है डिफाइन करना। चलो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। कल हमने एक कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज टू रिप्लेस अ सेट ऑफ 2 lenses बाय 1 लेंस। तो क्योंकि एकदम लास्ट में हुआ था, तो मे बी इट वाज स्लाइटली इनकम्प्लीट, स्लाइट। तो मैं काम करता हूं, एक और क्वेश्चन दे देता हूं, तो उससे थोड़ा सा और उसका कनेक्शन बन जाएगा। एंड दैट इज लाइक दिस, एंड माइंड यू दिस इज ओनली डिफाइंड फॉर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स और अदर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ध्यान रखना, कोई जनरल इसका रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस नहीं होता, ठीक है ना। भैया ये एक लेंस है, ये एक दूसरा लेंस, ठीक है ना। तो मान लो इसका जो फोकल लेंथ है वो है सपोज 20 सेंटीमीटर, और इसका जो फोकल लेंथ है वो है मान लो 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इनके बीच का जो गैप है वो है सपोज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन इज, इसको अगर ओरिजिन मानते हो तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। वैसे एक मेरे सजेशन मानो, इन दैट केस, दो आई डोंट लाइक टू रियली फोर्स थिंग्स, मुझे ये पसंद नहीं है, बट जस्ट फॉर होता ना एक बार इनिशिएशन करने के लिए, तो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, इस बार वीकेंड में मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा, अगर मुझे याद रहेगा तो मैं याद भी दिलाऊंगा। इस बार वीकेंड में, don't need to put it in the group, you can put it across personally also to me directly also। इस बार वीकेंड में, क्योंकि मैंने क्या बोला कि 11th का टारगेट अचीव, तो टारगेट वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक ही पेज में करना, ज्यादा पेजेस मत करना, एक ही पेज में फिजिक्स 11th टारगेट अचीव, 12th टारगेट अचीव, केमिस्ट्री 11th टारगेट अचीव, 12th टारगेट अचीव, और मैथ्स जो भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट हो गए, 11th टारगेट अचीव और 12th का भी टारगेट अचीव। तो ये 6 कॉलम्स हो जाता है लगभग, है ना, या 7 कॉलम्स, क्योंकि एक डेट का भी आएगा, वीक का डेफिनेशन। तो टारगेट वाला फिलअप करके एक बार भेज दो, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से इसको एक दो बार मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि वो टारगेट तुमने कितना अचीव किया, ठीक है। जस्ट एज अ रूल ऑफ थंब कि कहीं ओवर एम्बिशियस टारगेट ना फिलअप कर लो, तो मेरा जनरल सजेशन ये रहता है इज दैट एक वीक में टोटल फिजिक्स के 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, केमिस्ट्री के 100 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, और मैथ्स के 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ द थंब। मतलब कायदे से 100 प्लस होना चाहिए, तो चलो मैं कहता हूं 100 हो, 100 के आसपास हो, 90 भी हो, कोई बात नहीं, ये टोटल होना चाहिए, सो दैट इंक्लूड्स 11th एज वेल एज 12th। तो अकॉर्डिंगली एक रफ प्लानिंग बना लो कि मैं 11th का इतना करने वाला हूँ, 12th का इतना करने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में टारगेट। तो टारगेट वाला एक बना के इस हफ्ते भेजो, ठीक है ना। स्टार्ट, आई मीन लेट्स सी, शायद कुछ पॉजिटिव बेनिफिट हो, who knows। चलो लेट्स स्टार्ट। तो लाइक इसमें क्वेश्चन क्या है कि इसको अगर ओरिजिन मानता हूं मैं, तो एक सिंगल अगर लेंस से रिप्लेस करना है, ठीक है ना, सिंगल लेंस से अगर रिप्लेस करना है, तो वो सिंगल लेंस का फोकल लेंथ और लोकेशन,
शायद यहाँ पे कहीं रखा होगा, यहाँ पे कहीं पे रखोगे। यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ and its location. That's the question. You have to find out the equivalent focal length and also its location. That's the question. Go ahead. कई बार थोड़ा सा इन डिस्कशंस में थोड़ा टाइम तो खराब होता है, बट देन कई बार ना मतलब हम लोग पढ़ते हैं फिर आउटपुट नहीं आता है, फिर इट्स वेरी अननर्विंग। यार क्या है, इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी आउटकम नहीं आता। तो मे बी सच मॉनिटरिंग कैन समटाइम्स मेक थिंग्स मोर सिस्टमैटिक एंड बेटर। इसलिए मेरे काम है कि बीच में याद दिलाता हूँ मैं। Now, Dhruv has asked an interesting question, that is क्या एक ही बार रिवीजन काफी होता है? देखो फिजिक्स और मैथ्स में अगर मान लो अगले 3 महीने में अगर एक राउंड रिवीजन तुमने कंप्लीट कर लिया, मैं 11th की बात कर, तो आई थिंक दैट्स ओके। केमिस्ट्री में ज्यादा जरूरत पड़ता है तो मे बी यू शुड हैव राउंड्स एंड राउंड्स। और वैसे भी 3 मंथ में अगर तुमने 11th का रिवीजन कंप्लीट कर लिया, इन दैट केस उसके बाद 11th डिस्कार्ड थोड़ी कर दो, वो तो चलता रहेगा। प्लस क्या ना, अभी जैसे एलन का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा तो उस बहाने देखना 11th का भी थोड़ा रिवीजन होना शुरू हो जाएगा। क्यों भाई, क्वेश्चंस करोगे तो 2-4 अटकेगा तो उसका सोल्यूशन देखोगे, कुछ बुक भी रेफर करोगे, है ना, थोड़ा रीडिंग भी करोगे, तो जिंदा रहता है 11th, ऐसे बात नहीं। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, बट ये तो स्पेसिफिकली रिवीजन करना उन क्वेश्चंस के जो तुमने क्लास 11th में कर रखे और अटके, वो रिवीजन की बात। चलो, देवांश has asked the same question as that, जो थोड़ी देर पहले आया था। 11th का फिजिक्स के रिवीजन कौन से सोर्सेस से करना चाहिए? नंबर 1, HCV के जो भी 8-10 क्वेश्चन डाउट थे। नंबर 2, जो भी तुमने 11th में सॉल्व किए थे, चाहे फिटजी का हो, चाहे VM शर्मा हो, चाहे डीसी पांडे हो, चाहे कोई भी, उसमें जितने भी डाउट्स आए थे वो सॉल्व करो, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करो, ठीक है ना। और अगर कोई तीसरा सोर्स किए थे तो उसको, तो यानी इन दोनों सोर्स से भी अगर तुम मिला लोगे तो मोटा मोटा जो है एवरी चैप्टर में देखना 25-30 क्वेश्चन तो बन ही जाए। तो अगर मान लो एक चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन सेट में से अगर 30 क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ। उससे लगभग चैप्टर के सारे एरियाज कवर हो जाते हैं। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। चलो लेट्स स्टार्ट। तो इस केस में क्या हो गया ना, एनी आंसर्स टू दिस? Okay, as no answers have come till now, तो देखो लेट मी स्टार्ट। पहली बात तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 सेंटीमीटर क्या रोल है ना, इसके मतलब ये हुआ कि ऐसे करके 20 पे वो होगा, ऐसे जो भी है, ये 20 हो गया, फोकल लेंथ 20 है, तो दिस इज 20। अब देखो ये 20 और इनका बीच का गैप भी 20 है, यानी फॉर दिस लेंस दिस ऑब्जेक्ट इज एट 40 एक्चुअली, तो दिस ऑब्जेक्ट इज एट 40, है ना। तो 40 पे लगा देता हूं मैं, तो यानी इसका क्या हो जाएगा ना, 1/v माइनस u 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/-30, यानी ये प्लस 140 उधर चला जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-30 माइनस, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/40, तो इज इक्वल टू माइनस कॉमन लो, इन दैट केस क्या होगा, 124 प्लस 3, यानी v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 120/7। तो ये एक्चुअली और बेंड हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये हो जाएगा, तो ये v आ गया, ठीक है ना। तो ये v आ गया कितना ना, 120/7, ये तो यहाँ पे 120/7 आ गया। तो अब इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा इस तरीके से कि देखो ये लाइन है और यहां से इस तरीके से 120/7 पे ये ऐसे कन्वर्ट कर रहा है, तो कुछ भी हाइट ले सकता हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल रेज है वैसे भी, तो है ना, ये आ गया। और
अच्छा नहीं सॉरी, ये तो ऐसे है भी नहीं, ऐसे नहीं, एक्चुअली ऐसे है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी जो इफेक्टिव लेंस होगा वो यहाँ पे रखना पड़ेगा, इस जगह। ठीक है ना, और ये जो है ऐसे कर, तो ये तो 20 है इस लेंस से, है ना, तो ये हो गया 20, ये भी है 20, और ये हो गया 120/7। ठीक है ना, ये वाला पार्ट हो गया 120/7, देख लो। ठीक है, तो इस जगह पे मुझे लेंस रखना पड़ेगा, सो दैट आई कैन इमेजिन कि ये रेज ऐसे आए थे और यहां से डाइवर्ट कर गए, तो इस तरीके से आए। ठीक है, अब देखो, नहीं ये 120/7 नहीं है, सॉरी, ये 120। ठीक है ना, और एक काम करता हूं मैं, तो इसको कुछ भी ले लो, जैसे एच ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये भी एच हो जाएगा। ओके, अब मैं इसका वो कैसे करूंगा ना, ये आ गया एच, और ये कितना आएगा ना, ये भी एच है, ये भी एच है, तो एक तो इस वाले ट्रायंगल को यूज कर रहा हूं मैं, है ना, तो मैं देखता हूँ एच, और इसको एच डैश ले लेता हूँ। ठीक है ना, तो इस ट्रायंगल को अगर मैं लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल, ये हो जाएगा एच बाई एच डैश, एच बाई एच डैश इज इक्वल टू 20/40, है ना, ये 20 है और ये भी 20 है, तो 20/40, यानी एच डैश आ गया इक्वल टू 2 टाइम्स एच, ये जो एच डैश है ये 2 टाइम्स एच आ गया, और ये एच, ठीक है ना, तो यानी ये भी आधा आधा ब्रेकअप होगा, तो ये 60/7 हो जाएगा फिर, क्योंकि ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक 120/7 है, तो ये हो जाएगा 60/7, तो ये जो पॉइंट आ गया ना, ये आ गया 60/7, यानी वहां से 60/7 इस तरफ, यानी ये डिस्टेंस आ गया 60/7। ठीक है ना, तो ये लेंस कहां पे रखेंगे फिर ना, 20 - 60/7, यानी बेसिकली ये लेंस हम रखेंगे 80/7। तो एक तो लोकेशन आ गया, लोकेशन कितना आ गया ना, x इक्वल टू +80/7, तो लोकेशन ऑफ द इक्विवेलेंट लेंस ऑफ इज इक्वल टू 80/7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 80/7 सेंटीमीटर, देख लो। अच्छा ओके, नोबडी हैज डन इट टिल नाउ, तो ये आ गया एक लोकेशन वाला चीज। और दूसरा चीज क्या है कि अगर इस लेंस को यहाँ पे रखते हो, तो ये 60/7 है, ये भी 60/7 है, 60/7 60/7, तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा फिर ना, इंफिनिटी से ऐसे करके ये 60/7 है, ये वाला डिस्टेंस, सो देयरफॉर एफ इक्विवेलेंट कितना हो गया, 60/7, एंड एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब देख लो अच्छे से कैलकुलेशन इस, अच्छा ये जो मैंने लिखा है ना, इसके लिए मैं एक काम करूं, कुछ अल्फाबेट का नाम दे देता हूं, ABCDE। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये लिखा है ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB हो गया ADE, उस बेसिस पे ये लिखा H/H डैश। ठीक है ना, यानी BC/DE, तो बेसिकली क्या हो गया ना, BC/DE इज इक्वल टू AB/AE, तो इसी से लिखा ये H/H डैश इज इक्वल टू 20/40, तो इससे H डैश,
आई थिंक रेस्ट इज फॉलोइंग नाउ। एक बार अच्छे से देख लो जरा इसका सोल्यूशन। I hope you are trying that also because nobody has given any answer. I don't know how many were really trying it also. ठीक है ना? तो अब एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं, ठीक है ना? आई थिंक दैट वुड बी गुड जॉब। तो इसको अब जनरलाइज अगर मैं करता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूं कि मान लो एक लेंस ऐसे है, एक लेंस ऐसे है, तो इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट के लिए all these are defined only for infinite objects में। तो मान लो इन दोनों का डिस्टेंस d है, इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका f2 है, और इंफिनिटी से रेज आया मान लो, वैसे एक रेस ही काम चल जाता है, बट फिर भी मैं दो ले रहा हूँ। यहाँ से मान लो ऐसे डिफाइन हुआ और यहाँ से ऐसे, ये चीज ये हो गया वो इक्विवेलेंट लेंस का लोकेशन। ठीक है ना? तो इसको x मान लो, ये हो जाएगा d माइनस एक्स। अक्षय दास की why is it defined for only infinite objects? ऐसा नहीं है, कोई और ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन कर सकता हूं, लेकिन वो फिर वो स्पेसिफिक टू दैट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ ना? मतलब देखो मेरे कहने का मतलब समझो, इसमें ऐसे कोई तरीका नहीं है कि तुम दो लेंस को रिप्लेस करके एक सिंगल लेंस लगा दो और वो जो है सम काइंड ऑफ इक्विवेलेंट इन जनरल हो जाएगा कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो तो वो इक्विवेलेंट लेंस उस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज का आंसर वही देगा जो कि दोनों लेंस मिला के देता। ऐसे नहीं है, इट इज स्पेसिफिक टू द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या लोगे, 30 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, क्या लेना चाहिए? तो कोई जनरल तो कुछ होता नहीं, इसलिए हमने एक न्यूट्रल चीज डिफाइन कर रखा है कि लेट्स फाइंड आउट इक्विवेलेंट फॉर एटलीस्ट an object at infinity. So that's a general kind of a thing. If 30 बोलोगे तो बोलोगे 40 क्यों नहीं, 40 बोलोगे तो 60 क्यों नहीं, 60 होगा तो 90 क्यों नहीं, उसका तो कोई एंड नहीं है ना। बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका एक इक्विवेलेंट लेंस में डिफाइन कर सकता हूं, ऐसे बात नहीं है। ऑन सिमिलर लाइंस ये इंफिनिटी वाले में क्या होता है, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, इजियर हो जाता है ना। एनीवे द क्वेश्चन स्टिल ऑन एंड दैट इज कि इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, नंबर 1, और दूसरा है कि इसका लोकेशन क्या, ठीक है ना? देख लो उसी कंटेक्स्ट में ये सब सारा सॉल्व किया मैंने। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसको जनरलाइज कर, क्योंकि थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ साथ साथ। तो देखो सबसे पहली बात तो ये जो यहाँ पे है ये हो गया F1, ये हो गया F1, ठीक है ना, ये हो गया F1। तो ऑब्वियसली फिर इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा दैट इज डी सॉरी F1 माइनस डी, ठीक है। तो देयरफॉर अगर सेकेंड लेंस का रिफ्रैक्शन देखता हूं तो फॉर सेकेंड लेंस, पहला वाला का तो आसान है क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बन रहा है, F1 है, वो तो आसान हो जाता है। और सेकेंड लेंस क्या हो गया ना, 1/v, तो v मैं इसको मान रहा हूं, है ना, -1/u,
U बोलते हैं F1 माइनस D इज इक्वल टू 1 बाय F2 किया, तो यानी 1 बाय V आ गया इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो F2 इंटू F1 माइनस D, और ये प्लस में है ना, तो प्लस करके हम, यानी ये हो जाएगा F2 प्लस F1 माइनस D, ये हो जाएगा, यानी V आ जाएगा इक्वल टू F2 इंटू F1 माइनस D बाई F1 प्लस F2 माइनस D, दैट इज V, ये V आ, ठीक है। अब देखो, अब सिमिलर ट्रायंगल लगाऊंगा कैसे, ना मान लो ये H है और ये जो है इसको सपोज H डैश ले ली, ये वाला, तो ऑब्वियसली H डैश बाई H, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं तो H डैश बाई H क्या हो जाएगा ना, F1 माइनस T बाई F1 हो गया। और अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं सिमिलर, ये वाला, ठीक है ना, तो ये तो D1 माइनस D माइनस X है, तो क्या आ जाएगा, एक काम करें क्या, चलो ठीक चलेगा, D1 माइनस X भी चलेगा। तो अगर मैं ये वाला H डैश लेता हूं तो ये भी तो H है, ये अगर H है तो ये भी H है, ध्यान रखना। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं और छोटा वाला ट्रायंगल, तो इन दैट केस क्या आएगा, H डैश बाई H विल बी इक्वल टू V बाई V plus D minus X is equal to V by V plus D minus X, ठीक है। अब ये दोनों बराबर होगा, तो therefore मैं अब लिख सकता हूं आराम से कि V by V plus D minus X, याद रखना V ये है, is equal to F1 minus D by F1, यानी V F1 is equal to V F1 plus D F1 minus X F1 minus V into D minus D square प्लस एक्स टी, ठीक है ना। तो ये तो चलो कैंसिल हो गया, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एक्स, तो एक्स को इकट्ठे किया जाए, तो एक्स यहाँ पे है और एक्स यहाँ पे भी है ना, और इसको इधर ले आता हूँ, यानी एक्स इंटू F1 माइनस टी इज इक्वल टू, है ना, एक्स इंटू F1 माइनस डी इज इक्वल टू, क्या बच गया, ये बच चुका और ये बच चुका, तो बच गया डी F1 डी माइनस डी स्क्वायर माइनस V इंटू डी, V तो ये है, यानी F2 इंटू F1 माइनस D बाई F1 प्लस F2 माइनस D इंटू D, या तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो काफी लंबा ही आ रहा है, तो इसमें D कॉमन हो तो F1 माइनस D कॉमन है ना, तो एक काम कर, इसमें D कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा F1 माइनस D, D कॉमन लेके F1 माइनस D, तो यानी F1 माइनस D, F1 माइनस D और F1 माइनस D कैंसिल हो, है ना, यानी x कितना आ गया देखो जरा, तो x आ गया इक्वल टू, x आ गया इक्वल टू d माइनस F2D, है ना, यानी d माइनस F2D बाई F1 प्लस F2 माइनस D इज इक्वल टू dF1 प्लस dF2 माइनस D स्क्वायर माइनस F2D बाई F1 प्लस F2 माइनस D, ठीक है। तो ये देखो D F2D कैंसिल हो गया, तो यानी D कॉमन लोगे तो F1 माइनस D, है ना, तो यानी फाइनली क्या आ गया ना, x आ गया इक्वल टू D कॉमन लेके F1 माइनस D बाई, तो D कॉमन F1 माइनस D बाई F1 प्लस F2 माइनस D, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लेंस, है ना, x आ गया।
तो x आगे डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट लेंथ। अगर तुम सेकंड लेंथ से डिस्टेंस निकालोगे, विच इज जनरली स्लाइटली इजियर प्रोबेबली, तो वो क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स, इसको माइनस करूंगा, तो देयरफॉर फ्रॉम सेकंड लेंथ क्या डिस्टेंस आएगा, d माइनस एक्स इक्वल टू d माइनस ये पूरा, तो df1 माइनस d स्क्वायर बाय f1 प्लस f2 माइनस d इज इक्वल टू df1 प्लस df2, है ना, माइनस d स्क्वायर माइनस df1 प्लस d स्क्वायर बाय f1 प्लस f2 माइनस d इज इक्वल टू, देखो df1 कैंसिल हो गया, d स्क्वायर कैंसिल, तो d इंटू f2 बाय f1 प्लस f2 माइनस d। या ठीक है ना, ये आगे अगर सेकंड लेंथ से अगर डिस्टेंस चाहिए तो, और फर्स्ट लेंथ से डिस्टेंस चाहिए तो ये आगे। अब लास्ट रहेगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, v प्लस डी माइनस एक्स, v प्लस डी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। या एक काम करो, हाँ वही करना पड़ेगा, v प्लस डी माइनस एक्स, so that is the equivalent focal length। तो x तो आया हुआ है ना, तो v आ चुका है, यानी f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v प्लस d माइनस एक्स इज इक्वल टू v, तो ये आ गया, प्लस d माइनस एक्स, एक्स वो आ गया, यानी f2d बाय f1 प्लस f2 माइनस d प्लस d प्लस d माइनस वो वाला, यानी df1 माइनस d बाय f1 प्लस f2 माइनस d आ जाएगा। तो इसको अगर तुम सिंपलीफाई करो, देखना बहुत कुछ कैंसिल कर जाता है, क्योंकि देखो इसका तो डिनोमिनेटर सेम ही है, लेकिन ये तो हो जाएगा f2d माइनस f1d प्लस d स्क्वायर, ये आ गया। अब नीचे तो ये आएगा f1 प्लस f2 माइनस d, है ना। और देखो ये d के साथ क्या क्या आ रहा है, देखो एक df1 आएगा प्लस df2 आएगा और माइनस d स्क्वायर आएगा, तो देखो d स्क्वायर कैंसिल, df1 कैंसिल, ये हो जाएगा 2f2d, f2d बाय दिस, यानी इक्वल टू 2 टाइम्स f2d बाय f1 प्लस f2 माइनस d, ठीक है ना। लेकिन पता है इसको ना कैसे पॉपुलरली लिखा जाता है, इस दैट इसको पॉपुलरली कैसे लिखा जाता है वो देखो। तो ये आ गया f इक्विवेलेंट, तो यानी 1 बाय f इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसको पलटूंगा, यानी f1 प्लस f2 माइनस d बाय 2f2d, ठीक है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, d माइनस एक्स तो डायरेक्टली आ चुका है, तो ये वाला एक्स्ट्रा टर्म लिया है, मैंने फालतू ही मैंने, है ना, हमने यहाँ पे बेकार मेहनत की एक्चुअली, तो गड़बड़ हो गया, मैंने लूज ट्रैक कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि एक्चुअली d माइनस एक्स तो डायरेक्टली आ गया ना, अब मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, b प्लस d माइनस एक्स, d माइनस एक्स ये आ गया और v भी आया था, d माइनस ये आ गया, v आया था, पता नहीं क्या भूल गया।
ओके, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया। हाँ, तो गलती क्या होगा ना, मैंने ये एक्स्ट्रा टर्म ले लिया जबकि डी माइनस एक्स डायरेक्टली आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको मैं काट देता हूँ, इसको अपने आप कर लेना। जो आएगा मैं बता देता हूँ, 1/f इक्वलेंट आएगा, देखना है ना। अब इसको सॉल्व कर लेना। देखना ये आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f। थोड़ा सा गलती क्या हुआ ना कि मैं डी को अलग से लेके कर दिया और एक्स की जगह वो सब कर दिया, जबकि जरूरत नहीं था, है ना। तो v के साथ डी माइनस एक्स डायरेक्टली ऐड करके करना चाहिए, तो थोड़ा सा गलती हुआ। चलो कोई बात नहीं, अब जो भी हो गया। ये मैं काट रहा हूँ इसको, एक्चुअली एक बड़ा टर्म है ना, तो इसलिए एक गलती हो गया तो सारा गड़बड़ हो जाता है। बट एनीवे, आई थिंक यू विल गेट इट बाय योरसेल्फ। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाता है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस g/f1f। वो अपने आप कर लेना, मैंने इसे यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया कि वो मैंने v को ठीक से लिखा नहीं, ठीक है ना। जस्ट लेकिन मैं एक बार इनिशिएट कर देता हूँ, इज दैट f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू v प्लस d माइनस एक्स। d माइनस एक्स तो ये आ गया, यानी f2d बाई f1 प्लस f2 माइनस d प्लस v क्या आया था, v का एक्सप्रेशन क्या आया था, एक बार वो बता दो बस। v का एक्सप्रेशन मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने तो मिटा दिया। v का एक्सप्रेशन क्या आया था, एक बार जरा कोई लिख के दोगे, एटलीस्ट मैं वो लिख देता हूँ, f2 बाई f2 इंटू f1 माइनस d। हाँ ठीक है, यानी f2 इंटू f1 माइनस d बाई f1 प्लस f2 माइनस d। नहीं ये तो नहीं होगा, हाँ ठीक है, ठीक। तो अब अगर इसको करोगे तो इन दैट केस क्या रहा ना, f2d माइनस f2d, है ना, प्लस f1 f2 बाई f1 प्लस f2 माइनस d, तो यानी इक्वल टू f1 f2 बाई f1 प्लस f2 माइनस d। ठीक, तो यानी 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया ये वाला। पर क्या है ना कि जहां मर्जी नहीं रख सकते हो, तो उसके लिए कहां पे रखना है, नेक्स्ट फ्रॉम दिस लेंस, तो उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करके आंसर भी निकाल दिए, ठीक है ना। सो दैट इज द आइडिया व्हाट ना इक्विवेलेंट लेंस फॉर अ सेट ऑफ टू लेंसेस, ठीक है, एक बार चेक कर लो। लेकिन हाँ, अगर लेंस चिपका के रखोगे तो इन दैट केस तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसी बहाने में हम लोग क्या करते हैं ना, वी इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर ऑफ अ लेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन होता है 1/फोकल लेंथ। लेकिन कई बार एक चीज पता नहीं रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले से ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, नहीं तो बाद में गलत फहमी हो जाता है। इस दैट कि देखो, पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन होता है 1/फोकल लेंथ एंड दैट टू इन मीटर्स। और पावर का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ पावर, दैट इज पॉपुलरली रिटन एज डी। डी मींस डायोप्टर, ठीक है। लेकिन साथ में एक चीज और याद रखना, एंड दैट इज पावर ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/फोकल लेंथ, और ये भी इन मीटर्स के बाद। ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार हम लोग इसको ध्यान रखते नहीं, उसमें गलती हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ देखो, और इसको समझो। जैसे ये लेंस है और ये लेंस हो गया, सारा एयर मीडियम है, सब कोई मीडियम का कोई खेल नहीं है यहाँ पे। ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। तो साइन ऑफ पावर ऑफ ईच बताओ, ए बी सी डी, इनके साइंस क्या होगा बताओ जरा, एबीसीडी में।
आर्यन ने आस्क्ड कि वो जो हमने v प्लस निकाला था वो हम सिमिलर ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे. या क्वाइट पॉसिबल. मतलब वो जो सेकेंड वाला लेंस का जो रिफ्रैक्शन था उसमें v माइनस एक्स और वो जो v वाला पार्ट था उसको h और h डैश के रेशियो के हिसाब से सिमिलर ट्रायंगल से भी निकाला जा सकता है. ठीक है, हमने उसको मैथमेटिकली वर्कआउट किया. दैट्स फाइन. नाउ द आंसर्स हैव कम अप इज फ्रॉम मनन ने दिया, शिवम ने दिया, एंड दैट इज माइनस प्लस प्लस माइनस. तो माइनस प्लस प्लस माइनस इज व्हाट आंसर हैज कम अप फ्रॉम बोथ. ओके, सत्यम हैज आल्सो गिवन द सेम आंसर. चलो ठीक है. तो यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन ऑफ पावर क्या हो जाएगा ना. देखो इसका फोकल लेंथ क्या है, इसका फोकल लेंथ जो है प्लस है, लेकिन हमें माइनस लेना है, तो देयरफॉर माइनस है. और इसका फोकल लेंथ माइनस है, कनकेव है, इसका फोकल लेंथ माइनस है लेकिन फिर एक माइनस है, ये प्लस हो. और इसका तो पॉजिटिव है तो लेंस के लिए तो प्लस ही हो जाएगा क्योंकि फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है और इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो देयरफॉर माइनस. सो दिस इज द सेट. तो ये हो गया पावर का साइन का इशू. ठीक है. सो इफ यू आस्क अबाउट पावर वी कैन से. नाउ अबाउट दैट पार्ट दैट आई वाज सेइंग इज दैट कि अगर लेंस को चिपका के रखोगे यानी इस तरीके से रखो. If lens are kept together like this, then we can say P equivalent is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. यानी equal to sigma Pi, I is equal to 1 to n. But this is only for very thin lens. थिक लेंस का देखो कोई थ्योरी होता नहीं है. थिक लेंस के लिए क्या होता है ना, दो अलग अलग सरफेसेस को लेके, ठीक है ना, दो अलग अलग सरफेसेस को लेके और फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है. थिक लेंस का याद रखना कोई थ्योरी नहीं, इट इज स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन. ठीक है ना. चलो ठीक है. बाद में जय, तन्मय, ध्रुव, पाठक सबने एकदम सही आंसर दिया. हाँ, तन्मय सबने दिया. ठीक. तो लाइक थिक लेंस का कोई अलग से थ्योरी नहीं होता है. तो थिक लेंस सॉल्व कैसे करेंगे ना, हमने ऑलरेडी कर रखा है टेक्निक थिक लेंस का. तो थिक लेंस कैन बी सॉल्व्ड एज पर दोस टेक्निक्स. राइट. चलो ठीक. We also talk about what is called as chromatic aberration. ठीक है ना. तो chromatic aberration. chromatic aberration क्या होता है, देखो कि हमें पता है कि हर कलर ऑफ लाइट के लिए फोकल सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है और हमें पता है कि फॉर एवरी कलर है ना mu is different. We know that. So with mu v being highest and then mu r, so mu v is what na greater than mu r. और mu v होता है फिर इंडिगो ब्लू ग्रीन करके है ना, येलो ऑरेंज रेड करके जो है बीजीयर वाला पूरा यहाँ पे चलता है. तो mu v ग्रेटर देन है ना mu i ग्रेटर देन mu b, ब्लू फिर ग्रीन फिर येलो, इस तरीके से पूरा चलता है. यानी एक एंड में mu v और एक एंड में mu r. You know that. Now what happens is that due to this what happens is that कि जैसे मान लो मेरे पास एक लेंस है, तो क्या होता है, ये जो लेंस है मान लो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वार जो भी लेना है वो तो ले लो, कोई बात नहीं. ये एयर में रखा गया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वी से लेके म्यू आर ये हो. तो इन दैट केस पता क्या होता है, ये देखो ऐसे जो पैरेलल रेज आते हैं ना, ये यहाँ पे भी आएगा, ये हो गया सपोज F1 और यहाँ पे भी होगा. ये हो गया F2. बता सकते हो F1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच कलर, मुझे कलर बताना. तो F1 कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच एंड F2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच.
F1 कौन से कलर का है और वो किसका है? एक आंसर आया करेक्ट है, मैं इसलिए पढ़ के सुना नहीं रहा हूं अभी फिलहाल। ओके, एक ही आंसर आया, करेक्ट आया, एंड दैट इज F1 विल बी फॉर वायलेट एंड दिस विल बी फॉर रेड। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना उतना ज्यादा रेज बेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादा बेंड करेंगे तो और पास में आके, है ना, वो होगा। कनकेव होता तो मामला उल्टा हो जाता। क्यों? कनकेव में क्या हो जाता, कनकेव में क्या होता है कि ये ऐसे होगा, तो एक मान लो ऐसे हो गया और दूसरा मान लो ऐसे हो, तो मान लो इसमें F1 और F2, तो इसमें क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा रेड के लिए और F2 हो जाएगा वायलेट। क्यों? क्योंकि वायलेट ज्यादा बेंड करेंगे, तो यानी ज्यादा बेंड करके उसको पीछे किया तो F2 हो गया, तो यानी कम, ये कम होगा। ठीक है, तो ये वायलेट, ये रेड। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर देखते हो तो ऐसे ना करके ऐसे कर देता हूँ, ये हो गया वायलेट और ये हो गया रेड, इस तरीके से। तो लेट्स कॉल दिस एज DF1, DF1। तो दिस इज व्हाट इज एवरेशन। क्यों? क्योंकि वायलेट किसी और जगह पे फोकस करेगा और रेड किसी और जगह पे फोकस करेगा। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस, है ना। तो कैसे निकालेंगे, इजंट इट? तो हमारे पास तो एक्सप्रेशन है ही है। तो फोकल लेंथ क्या है ना, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/1 इन दिस केस, यानी म्यू माइनस 1 ही हुआ, इंटू 1/r। वैसे तो 1/r1/2 भी हो सकता है, बट हमने जस्ट फॉर कन्वीनियंस r और r लिया है। 1/r माइनस 1/-r, यानी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/2/r, यानी बेसिकली क्या होगा ना, f इज इक्वल टू r अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। या देख लो, ठीक है, मैं मिटा देता हूँ। तो इन दिस केस क्या हो गया ना, df/d म्यू क्या आ जाएगा फिर ना, 2 इंटू r/2 तो रहेगा ही रहेगा, ये म्यू माइनस 1 तो माइनस 1 यानी -2 हो जाएगा, तो माइनस म्यू माइनस 1 टू द पावर -2 का स्क्वायर हो, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी df इज इक्वल टू माइनस ऑफ r/2 इंटू म्यू माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू d म्यू, तो दिस इज df। दिस इज व्हाट इज द एवरेशन। तो यहाँ पे देखना, फोकस विल बी डिफ्यूज फोकस, so the focus will be from here to here, वो डिपेंडिंग ऑन द कलर। तो ये वायलेट के लिए हो गया, ये वायलेट के लिए हो गया, और ये रेड के लिए हो गया। So there will be diffuse focus basically, so we can call this as some kind of a diffused focus। ठीक है, तो ये आ गया df, कितना आ गया ना, r इंटू डी म्यू बाई दिस। अब डी म्यू क्या हो जाएगा, डी म्यू इज द डिफरेंस ऑफ द टू म्यू, है ना, जिसकी वजह से हो रहा है। क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा एज म्यू वी माइनस म्यू आर। सो देयरफॉर df is equal to minus of r by 2 into mu minus 1 whole mu r, तो ये आ जाएगा df, यानी शार्प फोकस नहीं होगा। so the width of the focus, so this is what, this is the width of the focus। कि फोकस एक शार्प सिंगल पॉइंट इस केस में नहीं हो पाएगा, फोकस विल बी सम काइंड ऑफ अ रेंज स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो यहां से लेके यहां
ठीक है ना? That is the idea for diffuse focus. Now ध्रुव पाठक ने सेड कि हम लोग इसको F2 minus F1 ही क्यों नहीं लिख देते हैं? हाँ वो भी कर सकते हो, है ना? तो लाइक उसमें फिर एक्सप्रेशन बड़ा सा आ जाता है. That's why I avoid it. देखो ये तो खैर स्टेप वाली बात है, अदरवाइज अलजेब्रा यूज करोगे तो है ना, फिर mu1 minus 1 into this, फिर mu2 minus 1 वो भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो हमने इसको थोड़ा सा वो ले लिया कि फॉर वेरी स्मॉल थिंग वी कैन अप्रोक्सीमेट इट बाय यूजिंग कैलकुलस, ठीक है ना? चलो, तो लाइक दैट वाज अबाउट इट फॉर टुडे. आई मीन, so today we discussed about equivalent lengths for for object at infinity. When there are two lengths, how to replace it by a single length, and which point we are supposed to put that length. So those things we studied. And lastly about chromatic aberration. So degree of chromatic aberration क्या हो जाएगा ना, df upon f. तो df upon f भी कर सकता हूँ. df आ चुका है, f मुझे मालूम है r/2 minus 1, तो ये एक हटा दूंगा, यानी आ जाएगा mu v minus mu r by f into नीचे f ऊपर रहेगा और नीचे हो जाएगा mu minus 1, क्योंकि r/2 into mu minus 1 अगर स्क्वायर हटा दूं तो r/2 into mu minus 1 is f. तो डिग्री ऑफ एब्रेशन क्या हो जाएगा ना, df by f, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ mu v minus mu r by mu minus 1 और ये, ठीक है? हाँ, बाय द वे एक चीज और है, जैसा कि ये mu क्या लिया गया, तो दिस विल बी सम काइंड ऑफ अ mu एवरेज, यानी mu v plus r by, that's what we're supposed to do, ठीक है ना? So I think let's put an end here. We will discuss from Monday we will, थोड़ा सा बचता है इस चैप्टर का, तो we'll almost wind up by Monday or maybe Tuesday. In the meanwhile, what I would suggest everybody is that इस बार Sunday planning chart बनाओ and maybe send it across so that you are also on the toes कि हाँ मुझे ये चीजें करना है, and I would also know. और एक दो हफ्ता हो सकता है अनस्टेबल रहेगा, इन द सेंस कि तुमने टारगेट बना लिया, अचीव नहीं हुआ, at least you will be able to assess कि नहीं ये कुछ ज्यादा अनरीजनेबल टारगेट था, ये तो अचीवेबल नहीं था, तो आई शुड स्केल डाउन द टारगेट अ बिट एंड हैव लाइक दिस काइंड ऑफ टारगेट. तो ये भी एक प्लानिंग का पार्ट होता है, टू एबल टू मॉडिफाई इटसेल्फ और मॉडिफाई हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड. That is also part of it. So that would be a good kind of a start to begin with. Please do it in your Saturday or Sunday whenever you can. I will send you a reminder, and I hope that you will send it. ग्रुप में मत डालो, ग्रुप में डालने से फिर एक दूसरे का देखते हैं और तो लाइक थोड़ा सा वो इश्यूज आ जाता है. So maybe you can send me directly, but make in one page all the subjects. नहीं तो फिर पेज वाइज वो हो जाता है. That is unnecessary. ठीक है ना? चलो आज के लिए इतना ही. Shivam is asking what to do to increase calculation speed. Not much you can do. It's just that keep practicing. That is what the only way. I mean, calculation बढ़ाने का इस वक्त कोई बहुत ज़्यादा तरीका नहीं है ना. I would not suggest you to adopt too many new things right now. ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही. Okay, thank you. Bye bye.